नमस्कार। ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रवापुरी सठेरी, खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार एवं उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे। पढ़ाने से पूर्व मैं ये बताना चाहता हूं कि आज की ये जो वीडियो तैयार की जा रही है वह केवल यूपी बोर्ड के कक्षा 9 अथवा 10 के छात्रों के लिए ही नहीं है। यह कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के किसी भी बोर्ड के छात्र जो हिंदी और संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो इस महत्वपूर्ण इस प्रकरण पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी ध्यानपूर्वक देखिए, सुने। तो हम सबसे पहले वर्ण पर चर्चा करेंगे। वर्ण क्या है? सार्थक शब्द या पद के सबसे छोटे उस अंश को जिसका कोई सार्थक खंड न किया जा सके, यानी कि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसकी परिभाषा भी दी गई है। वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि येन स वर्णः। येन जिसके द्वारा ध्वनि का लघुत्तम रूप सबसे छोटा अंश व्यभिव्यंजते व्यंजित होता है, किया जाता है, वह वर्ण कहलाता है। से वर्णः, वह वर्ण क्या है कि जिसके द्वारा ध्वनि जो हम बोलते हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं, उस ध्वनि का जो लघुत्तम अंश है, जो सबसे छोटा अंश है, वो व्यंजित हो। वो जो सबसे छोटा अंश है वह अंश जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को भी जैसे बताया कि अक्षर भी कहते हैं। अक्षर न क्षर, अक्षर जो नष्ट नहीं होता, इसका तात्पर्य न क्षर क्षरणम यस्मात् तद अक्षरम। न क्षर क्षरणम यस्मात् तद अक्षरम, अर्थात ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप अक्षर है जिसके क्षरहा ना, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अक्षरम का मतलब यह है जो नष्ट नहीं होता। न क्षराक्षरम यस्मात् तद अक्षरम, ये ध्वनि का वो जो सबसे छोटा रूप जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जिसका के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम अक्षर कहते हैं। तो दोनों बात समझिए, अक्षर अथवा वर्ण। कुल मिलाकर के क्या है कि ध्वनि की, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते उसे वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। उदाहरण के लिए राम शब्द है, हमने पढ़ा राम। अब इस राम जो ध्वनि बोली जो प्रकट हुई है, इसमें कौन कौन से वर्ण है जो सबसे छोटे? इसको हम वर्णों में अगर विभक्त करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? इसमें सबसे छोटा है रा व्यंजन, आ, म, अ और विसर्ग। विसर्ग को सह के रूप में बोल सकते हैं विसर्ग। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 इसमें वर्ण हैं। अर्थात इस राम शब्द में, इस राम सार्थक शब्द में, इस राम
की जो हमने अभी ध्वनि की है उसमें ये र, आ, म और विसर्ग स ये 5 वर्ण हैं और हम जैसे राम के हमने इनमें विभक्त किया है ऐसे हम रे को विभक्त नहीं कर सकते, आ को विभक्त नहीं कर सकते, म को विभक्त नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण ये रहा पठती है प अ ठ अ त इ। इस पठती शब्द में इसमें क्रिया रूप में 1 2 3 4 5 6 ये 6 वर्ण है। जैसे राम पठती को हमने 2 भागों में बांटा विभक्त किया वाक्य को राम और पठती, और रामे को भी हमने जो है रे आ में किया, पठती को भी पे और ठे में किया। अब हम इनको और भागों में नहीं बांट सकते, अर्थात ये जो ध्वनि का या शब्द का सबसे लघुत्तम रूप है ये वर्ण है, अक्षर। बात समझ में आ गई होगी। तो ये कि राग जो ध्वनि की जो का सबसे लघुत्तम रूप है जिसके खंड नहीं हो सकते उसे हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब हम इसको वर्णों को वर्णानाम समूह वर्णमाला, अब हम वर्णमाला के बारे में समझें। वर्ण की परिभाषित किया हमने। अब वर्णानाम समूह, वर्णों की जो समूह है वो वर्णमाला कहलाती है। आपने पढ़ा होगा ए आ ई उ, आगे पढ़ने वाले हैं क ख ग घ छ ज झ य, तो वर्णमाला, तो वर्णों का समूह वर्णमाला है। तो किसी भी भाषा में जैसे इंग्लिश में 26 वर्ण है वो वर्णमाला, 26 वर्णों की वर्णमाला। ऐसी हमारे यहाँ पर 48 और 50 वर्णों की जो है वर्णमाला है। तो अब हम इसको एक एक करके लेंगे। वर्ण, वर्ण के हमने यहाँ पर 2 भेद किए, स्वरः और व्यंजनानि। अब इस स्वरः, स्वरः क्या है? ये स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं सुशोभित होते हैं, जिनको बोलने में वह किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जो स्वतंत्र होते हैं उच्चारण करने में, वे स्वर हैं। और व्यंजनानि व्यंजनते ये भी इति व्यंजनानि, और इन स्वरों से जो विव्यंजित होते हैं जिनका उच्चारण इन स्वरों की सहायता के ही होता है, इन स्वरों की सहायता के बिना जिनका उच्चारण नहीं होता वो व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम और तो हम एक बार इसको दोनों का अंतर स्पष्ट हुआ कि स्वरः जो जिनका उच्चारण जो उच्चारण करने में स्वतंत्र होते हैं, जिनकी स्वतंत्र सत्ता होती है, ऐसे वो स्वर कहलाते हैं। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। अब हम एक एक करके हम स्वरों और व्यंजनों को लेंगे। स्वर कितने हैं हमारे? स्वर है ए आ ई उ री रे ले ए आई ओ औ। ये 13 स्वर हैं। कितने हैं हमारे? 13 स्वर। लेकिन ये जो 13 स्वर जैसा कि हम उच्चारण कर रहे थे आ ई उ, तो देख रहे हैं कि उच्चारण करते समय दोनों में बड़ा अंतर आ रहा है, किसी में कम समय लग रहा है, किसी में ज्यादा समय लग रहा है। इस दृष्टि से हम इस स्वर के भेद करेंगे। इन स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो एक एक को हम बताएंगे। जो ह्रस्व स्वर है ये का एक मात्रा कालिकः स्वर ह्रस्व स्वरः। ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ है छोटा। आपने पढ़ा होगा ना, छोटा है, बड़ा, छोटी, बड़ी। तो ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ है छोटा, जो छोटे स्वर हैं। अर्थात
इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मात्रा कालिका स्वरा ह्रस्व स्वरा, जो एक मात्रा का समय लगता है जिसके उच्चारण में, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम से कम समय लगे या एक मात्रा के बराबर समय लगे, वह ह्रस्व स्वर है। अब ये क्या है कि ह्रस्व स्वराणाम उच्चारणार्थम एक मात्रा कालः, ह्रस्व स्वरों के उच्चारण के लिए जो समय लगता है वो एक मात्रा के बराबर समय लगता है। अब इसमें कौन कौन से हैं ये वर्ण? ये ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ऋ और लृ, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। स्पष्ट हो गए होंगे, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जो आता है, ये कहा द्विमात्रा कालिकः स्वरः दीर्घ स्वरः भवति। द्विमात्रा कालिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है, वे दीर्घ स्वर है। हम यह भी कह सकते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो दीर्घ स्वराणाम उच्चारणार्थम, दीर्घ स्वरों के उच्चारण के लिए द्विमात्रा काल आवश्यक, 2 मात्राओं का समय लगना आवश्यक है, तभी वह दीर्घ स्वर कहलाएगा। हमने कहा आ, ई, उ, ये इस प्रकार से। तो द्विमात्रा, तो स्पष्ट हो गया होगा दीर्घ स्वर क्या हुआ कि जिन स्वरों के उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, या यह कहिए कि जो ह्रस्व स्वर अभी बताए अ, ई, उ, ऋ और लृ, इनके उच्चारण में जो समय लग रहा है, जो एक मात्रा के बराबर समय लग रहा है, इससे दुगना समय लगे जिन स्वरों के उच्चारण में, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और वे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे ये जो है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये दीर्घ स्वर है, 8 दीर्घ स्वर है, ये 8 दीर्घ स्वर है। यहां मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो आ, ई, उ, ऋ, ये मूल स्वर जो है ए, ई, उ, ऋ, उनका दीर्घ है, लेकिन ये जो ए, आई, ओ, औ हैं, ये दीर्घ स्वर हैं, लेकिन इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर कैसे कहते हैं? यहां ए है, ये आ और ई, ये दोनों मिलकर के ए होता है। दूसरा है आ अथवा ई मिलकर के ए होता है। ऐसी आ धन ई, ये हो गया क्या? ओ, ये हो गया ओ। तो ए अथवा ए के पश्चात ई आए तो ये दोनों, ए कैसे बना? ए और ई मिलकर के। ओ कैसे बना? ए और ऊ मिलकर के, ठीक है ना। और ए के पश्चात अगर ए या आई आए तो दोनों को मिलकर के आई हो जाता है, ठीक है ना। ए और इसके बाद ए, तो ये दोनों को आई, और इसमें ओ आए या ओ आए तो औ। तो ये हमारे इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम इनको? संयुक्त स्वर। इसमें 2 स्वर मिलकर के, लेकिन आएंगे दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही, ठीक है यार। तो ये हमारा, इसको हम
आगे तीसरा भाग है प्लुत। ये प्लुत स्वर, इस प्लुत स्वर में ये अलग से कोई वर्ण नहीं है। ये इसमें आपने देख रहा होगा कि इसका हमने परिभाषा बताई, ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा के बराबर समय लगे, दीर्घ स्वर की जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, और जो प्लुत स्वर है त्रिमात्रा कालिकः प्लुत स्वर, 3 मात्राओं के बराबर जिसके उच्चारण करने में समय लगे वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वराणाम उच्चारणार्थम त्रिमात्रा काल आवश्यकः। प्लुत स्वरों के उच्चारण के लिए 3 मात्रा का समय आवश्यक है, उसके बराबर समय लगना चाहिए, तभी वह त्रिमात्रा। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये प्लुत स्वर है? ये संस्कृत में बहुधा प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता। अब आप देखिए इसमें आ गया अ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ, जो यानी कि ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वर इसमें ये आ गए। अब इसमें देखिए जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर है वही प्लुत होते हैं। कब होते हैं? आपने देखा होगा कि हमने किसी का उच्चारण किया, हे, एक तो कहा हे अरे राम यहाँ आओ, और एक कहा अरे रामू, एक तो है कि रामू है वहां पढ़ रहा है, रामू वहां जा रहा है, एक कहा कि रामू या हे राम। तो यहाँ जो रा है इसका उच्चारण ह्रस्व से त्रिगुणा लग रहा है, हे राम। आपने एक चीज और देखा होगा कि ओम जय जगदीश, हरे आरती देखी होगी और उसके आगे यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है, ओम नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, इसका जो उच्चारण है ये ओम है और एक ये ओम है। यहां जो ओम है ये क्या है, ये दीर्घ है, लेकिन यहां जो ओम है ये तो बोला जाएगा ओम, ओम, और ये बोला जाएगा ओम, ओम जय जगदीश हरे। तो यहां वो है ये दीर्घ से भी ज्यादा समय लग रहा है, यानी कि ह्रस्व से तिगुना समय लग रहा है। इसलिए इसको कैसे पता लगेगा कि इसको उच्चारण हम ऐसा करेंगे? तो वहां पर जो स्वर है उसके आगे हिंदी का जो 3 इकाई है ये 3 का लिखा हुआ होता है। आपने आरती में देखा होगा, किसी भी आरती में जहां ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश लक्ष्मी रमणा, तो वहां ओम जो है वहां ऐसे 3 इकाई लिखा हुआ होता है। इसलिए किसी वर्ण में यहां पर भी हमने दर्शाया है, ए के आगे 3 लिखा हुआ है, अगर दिखाई दे रहा हो, ई के आगे 3 इकाई लिखा हुआ है, उ के आगे 3 लिखा हुआ है, री के आगे 3 लिखा हुआ है, ली के, इन सब के आगे यहां तक 3 लिखा हुआ हो। तो संस्कृत में जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं उसमें जब किसी भी स्वर के आगे ये हिंदी का 3 इकाई लिखा हुआ हो तो वहां हमारा जो उच्चारण है वह त्रिगुना होना चाहिए, वो थोड़ा खींच करके होना चाहिए। यही इसमें जो है इसका बड़ा महत्वपूर्ण है ये प्लुत स्वर। तो ये तीनों स्वरों की जानकारी हमने आपको यहां पर दी। अब आते हैं व्यंजन। अब व्यंजनानि, व्यंजन की परिभाषा आपको बताई पहले कि जो स्वरों की सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकते, जिनके बोलने में, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। क्यों? अब जैसे ये है क है, इसका हम उच्चारण नहीं कर सकते। अगर हम उसका उच्चारण करेंगे तो हम इसको ये उच्चारण करेंगे, हम ये कैसे? अब हम क, हम कितना भी रोकिए क, कह के अंत में हमारे जो है ध्वनि में जो निकल रहा है वो आ की ध्वनि निकल रही है क के बाद में, उस ए को हम रोक लीजिए, नहीं रोक पाएंगे। तो हम इसको जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो यह स्वतः उच्चरित होगा, इसके बिना
ए के बाद कै, ई, ऊ, री कुछ ना कुछ लगेगा। की होगा, कहीं कु होगा, कहीं को होगा, कहीं के होगा, तो इसके बिना ये उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो व्यंजन क्या है कि जिनके वर्णों के उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़े। तो ये हमारे कितने हैं? ये हमारे 3 भागों में हमने इसको बांटा है। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म, ये 3 भागों में ये कैसे मैथक ये 25 है, इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं हम इनको? इसमें कहा कि कैसे मैथक के जो 25 व्यंजन हैं, इन वर्णों को 25 व्यंजनों को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना। हम वर्णों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से हमने इनके भेद किए हैं। उच्चारण की दृष्टि से एक स्पर्श 3 प्रकार का होता है। एक तो स्पर्श ये हुआ, एक स्पर्श ये हुआ सामान्य, और एक रगड़ करके। अब यहाँ जो स्पर्श है ये क्या है? क्योंकि इन सभी वर्गों के उच्चारण के समय जो कैसे मैथक वर्ण हैं, जिह्वा अनेक उनके अपने अपने उच्चारण का पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। जब हमारे जो आगे उच्चारण स्थान बताएंगे हम, ये जो उच्चारण करते हैं हम कैसे मैथक का, तो हमारी जो जिह्वा है वह जो उच्चारण स्थान है इनके, उनको सामान्य रूप से स्पर्श करते हुए निकलती है। हमने बताया ना स्पर्श, एक तो ईषद स्पर्श होता है, हल्का स्पर्श, एक बिल्कुल स्पर्श, और एक रगड़ा खा करके स्पर्श। तो ये सामान्य जो स्पर्श है वह उच्चारण का पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। और ये स्पर्श 5 वर्गों में बांटे हैं। जो भी 25 दिखाए हमने, ये 5 वर्ग हैं, जिसके नाम दिए कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग एवं पैवर्ग में बांटे गए। इन 5 स्पर्श व्यंजनों को जो 25 है, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है, 5 व्यंजनों के। जैसे हमने यहाँ पर इसको दिया है, स्पर्श कैसे और मैथक के 25 वर्ण है। ये एक ग्रुप है, एक वर्ग है 5 वर्णों का, 5 स्पर्श व्यंजनों का। इस व्यंजन का, इसका वर्ग का नाम रखेंगे। जो इसमें लीडर है वो कैव है। ये कैव व्यंजन है सबसे पहला। जैसे हम कोई छात्रों का एक ग्रुप बनाते हैं और उसका एक लीडर बना देते हैं, तो हम लीडर के नाम से ही हम ये बताते हैं कि अमुक राजकुमार ग्रुप आएगा, तो राजकुमार के अंतर्गत उसके जो 5 साथी होंगे, 1 नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर, 5वें नंबर पे अमुक। तो ऐसे ही ये कै वर्ग है, और इस कै वर्ग में ये 5 व्यंजन हैं। लेकिन इन 5 का क्रम भी सेम है, निश्चित है। सॉरी, कि इस कै वर्ग में पहला वर्ण कै है, दूसरा वर्ण ख है, तीसरा ग है, चौथा ग है, 5वां य। ये निश्चित है। यहां मैं इसलिए आवश्यक रूप से इसे बता रहा हूं कि जो भी आप आगे संधि पढ़ने वाले हैं, संधि का ज्ञान सरल रूप से अगर प्राप्त करना है, पूर्ण रूप से प्राप्त करना है, तो इनका ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि वहां तो यही आएगा, वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, दूसरा अक्षर हो जाता है, यह वर्ग अपने उस वर्ग में चेंज हो जाता है। इस प्रकार के पारिभाषिक शब्द आएंगे, ऐसी परिभाषाएं वहां पर आएंगी, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है, तो उन परिभाषाओं का कोई औचित्य नहीं। तो ये कहा ख चवर, दूसरा चैवर, ये भी क्रम है अपना। दूसरा चैवर चा छा जा झा या। तीसरा वर्ग है टा ठा डा ढा णा, ता था धा धा ना, पा भा बा भा म। ये बड़ी वैज्ञानिक हमारी जो है वर्णमाला है। हालांकि मैं उच्चारण स्थान में अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बताइए जो कै वर्ग है, हमारे जो 5 जो उच्चारण स्थान है, ये गले से ऊपर ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा है, और ये 5 स्थान है, ये कंठ है, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। कंठ के बाद तालु आएगा,
जो कागज जो है छिपा हुआ है, आगे अभी बताने वाले हैं। तो ये जो है 5 वर्ण वही है, ये कंठ से है, ये तालु से है, ये मूर्धा से है, मूर्धा के बाद जो है फिर दंत से है, दांत आते हैं, फिर ओष्ठ आते हैं। तो इसको हम आगे अभी बताने वाले हैं। तो इन 5 वर्गों को ही संक्षिप्त में क्या कहते हैं? कु, कु चु टू तु पु। व्याकरण में इनको कु चु टू तु पु, अर्थात कु से तात्पर्य केवल, चू से तात्पर्य चैवल, टू से तैवल, तैवल और तू से तैवल और पै से ऊ से पैवल होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है और इनको हमें इसी क्रम से हमें इनको तैयार भी करना होगा। अब स्पर्श के बाद व्यंजन का दूसरा भाग यह है अंतस्थ व्यंजनानि, और इसका अगला ऊष्म व्यंजनानि। अंतस्थ व्यंजन कितने? या, रा, ला, वा। और ऊष्म ये भी 4, श, श, स, ह। और इसके पश्चात हमें अंग, अनुस्वार आदि। इसको हम यहाँ इस चार्ट के बाद इसको अलग अलग आपको बताता हूं इसमें आगे। ये जो अंतस्थ वर्ण हैं इसको स्पष्ट करेंगे कि य, रे, ले और रे, इन 4 वर्णों को हम अंतस्थ कहते हैं, जैसा मैंने अभी चार्ट में बताया। क्योंकि ये वर्ण उच्चारण के समय मुख की वायु के साथ मुख में ही ठहरे हुए से, अर्थात अंदर ही, मुख के अंदर ही स्थित रहते हुए से लगते हैं। आपको बताया कि स्पर्श में तो हमने स्पर्श कर दिया, जिसका जब उच्चारण करते हैं इसमें क्या है कि बहुत मामूली सा, अर्थात ऐसा लगता है कि जब हम उच्चारण करते हैं ये वायु के साथ वो अंदर ही रह गए, बाहर नहीं आए। का, खा आगे भाग, या, रा, ला, वा, ऐसा लगता है कि ये कुछ कुछ अंदर ही रह गए, अंदर ही स्थित रह गए। तो ये जो स्पर्श और ऊष्म वर्णों के मध्य अंत में स्थित होने के कारण इन वर्गों को अंतस्थ कहते हैं। कि क्या जब हम इनको मुख की जो वायु है इसके साथ साथ मुख में ठहरे हुए से लगते हैं, पूरी वायु बाहर नहीं निकलती है। या, रा, ला, वा, झटके से, ये झटके से दूसरे शब्द में स्पर्श कर रही है केवल झटके से। तो ये क्या है? अंतस्थ। और अंतस्थ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो स्पर्श व्यंजन है और जो ऊष्म व्यंजन है इन दोनों के बीच की स्थिति है। तो बीच की स्थिति अंतस्थ, इन दोनों के बीच की स्थिति के कारण इसको अंतस्थ कहते हैं। इसलिए कि ऊष्म वर्गों के मध्य, स्पर्श और ऊष्म वर्गों के मध्य में जो स्थिति होने के कारण भी इन वर्गों को अंतस्थ कहते हैं। ये वर्ण इसलिए भी अंतस्थ वर्ण कहे जा सकते हैं कि ये न तो पूर्णतः स्वर वर्ण है और न ही पूर्णतः व्यंजन वर्ण है। ना ये तो पूरे जो है इसमें क्या है, ना तो ये पूरे स्वर है ना पूरे व्यंजन है, बल्कि दोनों के बीच की स्थिति है। ठीक है ना? और भी इसको और स्पष्ट करते हैं। इन वर्णों को अंतस्थ कहने का एक और भी कारण है। क्या कारण है? कि यह कि संप्रसारण होने पर यह, वे, रे और ले, ये चारों वर्ण क्रमशः ई, उ, री और ले होकर स्वर हो जाते हैं। जब संधि पढ़ेंगे ना उसमें सब कुछ आने वाला है। इसके बाद जो संधि पढ़ेंगे, इसलिए संधि पढ़ने से पहले वर्णों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वहां पे देखा है संप्रसारण हो जाता है, यह को ई हो जाएगा, वह को ऊ हो जाएगा, रे को री हो जाता है और ले को री हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ है ये री, तो ये स्वर हो जाते हैं। और जब यम संधि हम करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, तो वहां पर क्या हो जाता है? ई उ री ले आए तो इनको ई को ये, उ को वे, री को रे, री को ले हो जाता है। अब यहाँ पे ये हो जाता है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि यह, वे, रे और ले स्वर और व्यंजन दोनों के अंतर्गत होने के कारण, दोनों के बीच की स्थिति होने के कारण इनको अंतस्थ कहा जाता है।
तो स्वर, व्यंजन, स्वर व्यंजन हो गए, व्यंजन के स्पर्श, अंतस्थ, और चौथा है ऊष्म। तीसरा वर्ण बाहर बनेगा, स्पर्श बता दिया हमने, अंतस्थ बता दिया, अब ऊष्म वर्ण। उसमें हमने क्या बताया था चार्ट में, श, श्र, स, थ, ये चार व्यंजन वर्णों को हम क्या है, ऊष्म वर्ण कहते हैं या ऊष्मस्थ कहते हैं। कारण ये वर्ण उच्चारण के समय मुख की ऊष्म वायु के साथ ऊष्म रूप में ही उच्चारित होते हैं। या और शब्दों में जो मैंने ग्रामीण अंचल की भाषा में आपको बताया कि स्पर्श, सामान्य स्पर्श, अंतस्थ हल्का स्पर्श, और उसमें रगड़ा खा करके, ये भी स्पर्श ही है, इसको भी छूना ही कहते हैं। और जब कोई रगड़ा खाती है तो कोई चीज तो गर्म होती है। ऐसे ही जो ये उच्चारण स्थान, जब हम इन चारों का उच्चारण करते हैं इसका, तो जब वायु उच्चारण स्थान को रगड़ा खा करके निकलती है तो वो क्या है, वहां ऊष्मा पैदा करती है। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो वायु जो बाहर निकलेगी, क्योंकि उससे ऊष्मा रगड़ खा करके निकल रही है तो गर्म निकलती है। आप बोलकर देख सकते हैं, श, स, ह। तो यहाँ हमारे जो है और वर्णों की अपेक्षा वायु गर्म होकर के बाहर निकलती है, इसीलिए इसको वायु के साथ ऊष्म रूप में ही उच्चारित होते हैं, अर्थात इसलिए इसे ऊष्म कहते हैं। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म भी होता है। तो तीनों प्रकार के उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के भेद आपको इसमें बताए हैं। मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब इसके पश्चात एक आता है अयोगवाह। चार्ट में नीचे दिया होगा था अनुस्वार। अब इसमें क्या है, अयोगवाह में चार प्रकार। एक तो अनुस्वार, जिसको हम जो है ये ऊपर जिसको अंक की बिंदी लगा देते हैं, ये अनुस्वार, ठीक है। और एक विसर्ग। विसर्ग ये जो आगे किसी भी स्वर के आगे दो बिंदी ऊपर नीचे होती है, विसर्ग, जिसका उच्चारण है आधे है के समान होता है। जिह्वामूल्य के और उपध्मानीय पे। जिह्वामूल्य इसका जो चिन्ह है ये आपको मिलेगा। एक उपध्मानीय पे, इसका भी ये आपको ऐसे उच्चारण मिलेगा। तो इसको हम जो है ये चार वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। आपने देखा कहीं अयोगवाह लिखा हुआ होता है, ये जो है अयोगवाह कहे जाते हैं, क्योंकि प्रत्याहार सूत्रों में इन वर्णों का योग नहीं है जो हम प्रत्याहार सूत्र पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये प्रयोग का निर्वाह करते हैं, प्रयोग में आते हैं। जैसे अब ये जो अनुस्वार है, इसमें आगे अनुस्वार जो पंचमाक्षर है, जैसे रामम, रामम में आपने देखा होगा कि उसमें ये अनुस्वार आ गया, रामम बिंदी आ गया, है ना, पंचमाक्षर के स्थान पर। ऐसे ही विसर्ग, विसर्ग में जैसे है रामः, रामः, तो ये जो हिंदी क्या आधे है के समान इसका हम उच्चारण करते हैं विसर्ग में। और जिह्वामूल्य है जो है ये दो जिह्वामूल्य है, इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में आगे हम कहीं कहीं पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां कुछ ऐसे चिन्ह अगर दिखाई देते हैं, तो ये क्या है, ये जो क है इससे पहले अगर ये चिन्ह बना हुआ होता है तो इसका तात्पर्य है कि ये जिह्वामूल्य है। इस यहाँ का कै का उच्चारण जिह्वा की मूल से होगा। ऐसे उपध्मानीय, इसमें जो है पे है। अभी जो पे वर्ण है इससे पहले भी यही चिन्ह होता है, लेकिन कै होगा तो वो जिह्वामूल्य होगा, और अगर पे होगा तो उपध्मानीय होगा, यानी उपध्मानीय ओष्ठ से बोला जाता है, होठों से बोला जाता है। तो ये चार का बहुत संक्षिप्त में देना था कि, लेकिन इनका ये ज्यादा प्रयोग में आते हैं अनुस्वार और विसर्ग, जो हम आगे भी इसको चर्चा करते करेंगे। तो ये चार अयोगवाह कहलाते